इकट्ठा करते थे, उस लगान को, उस रेवेन्यू को इकट्ठा करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाते थे। तो जमींदार एक बड़ी शक्ति यहाँ पर बनने लगे थे और जमींदारों को ही यहाँ पर जिले का प्रशासन भी, यानी कि एक पुलिस का काम भी जो करता था जिले में, वो जमींदार ही करता था। किसी को क्या दंड देना है, किस तरह से आपका उसको कटघरे में खड़ा कर देना है, या किसी की चीज़ें किस प्रकार से छीनी जाएंगी, तो जमींदार बहुत पावरफुल होते जा रहे थे। तो इसने पुलिस रिफॉर्म्स में क्या किया, तो इसने बोला जो जिला होगा, जिले में मजिस्ट्रेट एक नियुक्त होगा। तो जिले में इसने क्या बनाया, आपका एक मजिस्ट्रेट नियुक्त होगा। मजिस्ट्रेट जिसका कार्य क्या होगा, जिसका कार्य होगा आपका इंस्पेक्शन का, निरीक्षण का कार्य, जो देखेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ की व्यवस्थाएं चल रही हो, निरीक्षण का कार्य, निरीक्षण का कार्य, ठीक है। तो आपका दूसरी चीज इसने क्या बोली, जो जिले में आपका मजिस्ट्रेट होगा उसके नीचे होगा एक जिला अधीक्षक, यानी मजिस्ट्रेट के नीचे कौन होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा। आज भी आप देखते होगे जो छोटे जिले होते हैं वहां पर एसपी होता है, जो बड़े जिले होते हैं वहां पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी होता है। तो इसने जिला अधीक्षक बनाया इसके अधीन, और जिला अधीक्षकों के नीचे इसने बनाए आपका थाना। क्या बनाए, थाना या चौकी आप समझ सकते हैं उस समय के दौरान। तो यहाँ पर एक पोस्टिंग दी गई चौकी इंचार्ज को। चौकी इंचार्ज यहाँ पर होता था, आज भी जैसे जनरली सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर होते हैं इंचार्ज। तो जो थाना में चौकी इंचार्ज बनाया, यानी कि जो दरोगा बनाया, इस तरह से इसने पुलिस सिस्टम को एक लेयर में बांट दिया। और दरोगा की हेल्प के लिए हुआ करते थे कांस्टेबल। बात क्लियर है, यानी दरोगा बोले तो एक सब इंस्पेक्टर की हेल्प के लिए कांस्टेबल हुआ करते थे। तो इसने एक सिस्टमेटिक वे बनाया। अब इस सिस्टमेटिक वे में भी एक देखो, इसका क्या इस पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि जो इसने ये पुलिस रिफॉर्म्स किए, तो इसमें ज्यादातर दरोगा इसने कौन बनाए, तो ज्यादातर दरोगा इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए। यानी कि दरोगा भी कौन हुआ करते थे, ज्यादातर अंग्रेज होते थे। बहुत कम मामलों में भारतीय व्यक्ति जो है या कोई भारतीय दरोगा होता था। क्या बोलेंगे, अधिकतर आपका अंग्रेज ही होते थे। तो ये दो रिफॉर्म्स इसने किए, क्योंकि कार्नवालिस को इन्हीं जिम्मेदारी के लिए तो ब्रिटेन भेजा उन्होंने। उन्होंने कहा हेस्टिंग्स ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से कुछ गड़बड़ियां या नाराजगी पैदा हुई हैं, उसके लिए आप एक काम करो, फिर से रीऑर्गेनाइज कर लो। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए आपसे कभी क्वेश्चन पूछे ना, कार्नवालिस को भारत क्यों भेजा गया था, तो प्रशासनिक सुधार के लिए भेजा गया, और यहाँ की जो लगान व्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए। इसको करने के लिए, यहाँ का जो रेवेन्यू सिस्टम है और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए इसको भेजा गया था, कार्नवालिस को भेजा गया था। और कार्नवालिस को यूं तो कुछ व्यवस्था आपका हेस्टिंग्स के द्वारा बनी बनाई मिल गई, और बाद में इस कार्नवालिस ने जो व्यवस्था भारत में बनाई वो 1858 तक चली। तो कार्नवालिस ने जिस व्यवस्था का निर्माण किया वो कब तक चली थी, आंसर करें एक बार। तो आप बेशक ना लिखें, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए। कार्नवालिस ने जो व्यवस्था बनाई उसकी शुरुआत तो हेस्टिंग्स ने कर दी, लेकिन उसको रीऑर्गेनाइज किया कार्नवालिस ने, और वह व्यवस्था 1858 तक चली। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद में जो एक्ट आया 1858, वहां तक ये चली। तो इतनी बात आपको समझ में आई यहाँ तक की बात में, कोई दिक्कत। तो उसने क्या किया, पुलिस के लिए रिफॉर्म्स किए और एक चौकी बना दी, जिस चौकी का एरिया उस समय पे वो रखता था 20 स्क्वायर माइल। या इस माइल तो समझते हो ना, एक माइल में कितना होता है आपका, 1600 मीटर होता है। तो यानी कि आपका 32 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता था, या 32 वर्ग किलोमीटर का एरिया, उसमें एक थाना होता था। उसकी हेल्प के लिए कांस्टेबल, उनके सुपरविजन के लिए आपका एसपी होता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके ऊपर जिला मजिस्ट्रेट होता था। इससे पहले इस व्यवस्था को कौन देखता था, तो जमींदार देखते थे। कौन देखते थे इस व्यवस्था को, भैया जमींदार देखते थे। तो इसने दो रिफॉर्म्स तो ये किए, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नागरिक सेवा और पुलिस सेवा, तीसरी चीज उसकी बड़े काम आता है आपका, क्या शुरू किया उसने, 1793 में, 1793 में स्थाई बंदोबस्त को लागू किया। स्थाई बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त लागू की। इस स्थाई बंदोबस्त को ही हम साथी आपका इस्तमरारी प्रथा भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको, इसका अन्य नाम, इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम था इसका इस्तमरारी प्रथा। अब तक कौन सी प्रथा चल रही थी मुझे बताएं, हेस्टिंग्स के समय पे कौन सी प्रथा चल रही थी, क्या बोलेंगे, ही इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड द, ये आपका
19% क्षेत्र पर लागू हुआ। कितने पर? 19% क्षेत्र। भारत का 19% क्षेत्र नहीं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ईस्ट इंडिया कंपनी के 19% क्षेत्र पर लागू हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, क्योंकि अन्य प्रथाएं जो थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में फिर भैया बाकी क्षेत्र पर क्या लगता था? अगर सिर्फ 19% पर लगता था तो बाकी क्षेत्र पर हम आपको बताएंगे कि इन्होंने किया आपका जो 30% क्षेत्र था उस पर बाद में महालवाड़ी, आज ही की कक्षा में आप पढ़ोगे, थोड़ा धैर्य रखना। तो महालवाड़ी को इन्होंने लागू किया था और 51% क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। क्या थी? रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया था। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि क्यों भैया इस सभी जगह ये क्यों नहीं लागू कर दिया गया? तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जिस उद्देश्य से लाया गया था उस उद्देश्य में परमानेंट सेटलमेंट सफल नहीं हो पाया, इसीलिए इसको ज़्यादा बड़े क्षेत्रों पर लागू नहीं कर पाई, या ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सारे क्षेत्रों पर लागू नहीं कर पाई। तो क्यों, इसमें ऐसी क्या कमियां रहीं, तो उन पर अभी विचार हम करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कितने क्षेत्र पर था? तो आप कहेंगे भैया ये आपका सिर्फ 19% क्षेत्र पर था। अब थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड में लेके चलते हैं ताकि आप समझ पाओ। तो मीर कासिम का नाम आप सबने सुना है, मीर कासिम का। तो मीर कासिम तो आप जानते हो अंग्रेजों की वजह से जब उन्होंने मीर जाफर को हटा दिया तो मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का उन्होंने नवाब चुना था। हाँ जी, हाँ भैया बिल्कुल हम इस बात से परिचित हैं। तो जब 1760 में उन्होंने 1760 में 1760 में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट घटना है। 1760 में मीर कासिम ने क्या किया था? मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 गांव दिए थे। EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने गांव दिए थे? 3 गांव दिए थे। 3 गांव दिए थे, या हम बोले आपका 3 गांव नहीं, 3 जिले हुआ करते थे वो समय, गांव तो छोटा शब्द है। 3 जिलों की दीवानी दी, ऐसे लिखिए, 3 जिलों की दीवानी, 3 जिलों की दीवानी दी। और वो 3 जिले कौन कौन से थे? उनमें एक जिला था आपका वर्धमान, तो वर्धमान भी कहा जाता था उस समय पर। दूसरा जिला था आपका मिदनापुर, बंगाल के जिले थे मिदनापुर। और तीसरा जिला था चटगांव। कौन से? चटगांव, चटगांव। 3 जिलों की जब उसको दीवानी मिल गई तो इसका क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर अंग्रेजों ने आपका इस समय पर क्या चलता था, हेस्टिंग्स के टाइम पर भी यहाँ पर चलती थी इजारेदारी प्रथा। सब जानते हैं इजारेदारी प्रथा को, जो शुरुआत में साथी आपका शुरू की गई थी। इसमें क्या होता था इजारेदारी सिस्टम में? इजारेदारी में तो भैया ऑक्शन की जाती थी, बोली लगाई जाती थी, और जो भी जमींदार ज्यादा बोली लगा देता था उसको ठेके पर भूमि दे दी जाती थी। बाद में उसको क्या कर दिया गया था आपका, आप जानते हैं, पंचवर्षीय में भी तब्दील किया गया। लेकिन पंचवर्षीय में जब तब्दील किया गया 1772 में हेस्टिंग्स के द्वारा, तो कल कक्षा में हमने आपको बताया इस वर्ष में उस व्यवस्था को बदल के 1 वर्षीय कर दिया गया था। तो वो वर्ष कौन सा था? 1776 में, अर्थात उसके 5वें वर्ष में उसको क्या कर दिया गया था? उसको कर दिया गया था वार्षिक। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष में भी खामियां दिख रही थी। तो 3 गांव यहाँ पर इजारेदारी प्रथा लगती थी। फिर एक क्वेश्चन और पूछेंगे, 1765 में क्या मिला था उनको? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सब जानते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। उड़ीसा की दीवानी किन संधियों से मिली? तो आप बोलेंगे यहां पर हुई थी भैया इलाहाबाद संधि, इलाहाबाद ट्रीटी के द्वारा, इलाहाबाद संधियों के द्वारा इनको ये मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ पर भी आपका इजारेदारी प्रथा चल रही थी, 1776 तक खूब इजारेदारी प्रथा चल रही थी बहुत बढ़िया से, और 1776 में पंचवर्षीय से बदल के 1 वर्षीय किया गया। तो अब इन लोगों के मन में एक विचार आया कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फिक्स इनकम हो, एनुअली फिक्स इनकम हो, और हम ये तय कर लें कि भाई यहाँ पर ज़मीनें कैसी हैं, उन ज़मीनों में पिछले वर्ष में क्या उत्पादन हुआ है, क्या उत्पादन की दर रही है। जैसे कि अकबर के समय पर भी दहसाला प्रथा आपका टोडरमल के द्वारा लागू की गई, तो उसमें क्या हुआ था, पिछले वर्षों का अध्ययन किया गया था। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा कि कुछ अध्ययन कर लें हम, और कुछ इस तरह से हम एक फिक्स अमाउंट तय कर लें कि भाई जमींदार को इतना फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा, और वो हमको इतना फिक्स अमाउंट दे दे ताकि एक आपका क्या हो कि आपका एक फिक्स इनकम आने लगे।
अब फिक्स इनकम आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक स्थायी टैक्स भी तो आरोपित करना पड़ेगा, हाँ या ना, कि भाई ये एक फिक्स रेवेन्यू आप लोगों को देना है, या बोलें तो एक आपका निश्चित लगान आपको देना है, वो तय कर दिया जाए। और ये निश्चित लगान तय किया गया, इसीलिए तो इसका नाम है स्थायी, यानी कि अगले 10 वर्ष के लिए। पहले तो इसकी बात ये थी, फिर इसको परमानेंट कर दिया गया, हमेशा कभी भी बदला नहीं जाएगा। क्योंकि किसान भी परेशान रहते थे, अभी कोई आया नया, उसने बोला भैया 1/3 लेंगे, कोई आता था वो कहता था हम तो 1/2 लेंगे। जैसे राजाओं के समय पर भी आपने देखा, कोई 1/6 ले लेता था उपज का, कोई 1/2, कोई 1/3। बताइए, हम सब करके बताएं, इस बात को क्लियर है? वापस आते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एक स्थाई क्या कर देते हैं, एक स्थाई दर तय कर देते हैं। तो इसीलिए नोट करना, स्थाई बंदोबस्त का विचार किसके मन में आया? ये 3 लोग हैं। स्थाई बंदोबस्त का जो विचार आया, बंदोबस्त का विचार, थॉट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, 3 लोग हैं इसके लिए। थॉट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, कौन व्यक्ति थे बताएं सबसे पहले किसके सेटलमेंट इसके विचार में ये आया था? तो पहला व्यक्ति है इसमें जॉन सोर। जॉन सोर, जॉन सोर जो कि कार्नवालिस के बाद में आपका एक बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना, जिसने हस्तक्षेप की आपका नीति को अपनाया था। जॉन सेर, तो जॉन सेर कौन हुआ करता था इस समय पे? लिख लेना, ये आपका जो रेवेन्यू बोर्ड बना था, बताओ रेवेन्यू बोर्ड किस समय बना था? रेवेन्यू बोर्ड का ये अध्यक्ष था, याद है ना? हेस्टिंग्स ने तो रेवेन्यू बोर्ड बनाया, और जो मोहम्मद रजा खान था आपका और राजा सिताब राय, उन दोनों के ऊपर मुकदमा चला दिया था। बोलो भाई, हम सब करके बताएं एक बार। तो जॉन सोर, तो इसने रेवेन्यू बोर्ड बनाया था एक 1772, ठीक है। तो रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष था, इसके ख्याल में आया। एक दूसरा व्यक्ति था जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट जो व्यक्ति है साथी, जेम्स ग्रांट की क्या जिम्मेदारी थी यहाँ पर? जेम्स ग्रांट का क्या कार्य था? तो ये होता था कागजों की देखभाल, जो यहाँ पर कागजों की देखभाल करता था, यानी कि सुपरविजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसके हाथ में था, यहाँ के कागजों को जो देखता था। और ये जेम्स ग्रांट था इस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सारिस्तादार। कौन था? मुख्य सारिस्तादार था ये, जिसको उस समय पे एक पोस्ट था कागजों की देखभाल के लिए, चीफ सारिस्तादार। चीफ सारिस्तादार, ठीक है। काम क्या था इसका? सुपरविजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स था। अब समझे जरा ध्यान से। और तीसरा व्यक्ति कौन हो गया? तीसरा व्यक्ति हो गया कार्नवालिस। फिर भी ये कार्नवालिस को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्नवालिस इस समय पे गवर्नर जनरल है, कार्नवालिस। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक्ट पढ़ाया था 1784 का पॉलिटी में, जिसमें क्या कहा गया था? गवर्नर जनरल के साथ में 3 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है, जो उसकी कार्यकारी परिषद थी। और साथ में आपका ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ होगा। क्या होगा? कमांडर इन चीफ होगा। यानी 1784 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ भी घोषित कर दिया गया। अब कमांडर इन चीफ जब उसको घोषित किया गया, यानी कि सैनिक शक्तियां भी किसके पास में आ गई? तो प्रशासनिक शक्तियां तो उसके पास में पहले से थे ही। अगर आपने 1784 का नहीं किसी साथी ने पढ़ा है तो पॉलिटी वाली क्लास में जाके पिट्स इंडिया एक्ट को जरूर पढ़ना, कि वहां पर आपका ये प्रक्रिया की गई कि उसको जो है आपका धीरे धीरे बंगाल के गवर्नर जनरल को, आपको सिर्फ इतना जानना है कि उसको कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया। और साथ ही उसको ये भी आपका 1786 में तो एक काम और किया गया 1786 के एक्ट में, कि गवर्नर जनरल को आपका वीटो पावर भी दे दी गई। यानी वो चाहे तो अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को माने या ना माने, विशेष स्थितियों में वो उनको रद्द भी कर सकता था और मना भी कर सकता था। हम सब करके बताएं जी भैया, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे? स्थायी बंदोबस्त का विचार इन 3 लोगों के मन में आया। और लिखना क्या बात है, इसको सबसे पहले लागू किया इन सब लोगों ने। सबसे पहले कहां पर लागू हुआ ये?